हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं रेस्पिरेटरी अप्लाइड फिजियोलॉजी के बारे में। तो इसमें बेसिकली जो हमने क्लिनिकल एस्पेक्ट्स पूरे चैप्टर में स्टडी किया है उनका रिवीजन है और उनके बारे में कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज है जो डिफरेंट सब्जेक्ट से आती हैं। अब बात करते हैं क्रॉनिक पल्मोनरी एम्फाइसीमा के बारे में। एम्फाइसीमा का लिटरल मीनिंग होता है एक्सेस एयर, यानी ज़्यादा हवा हो जाना लंग्स में। इसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले इरिटेंट्स है। इरिटेंट्स जैसे कि स्मोक पार्टिकल्स या फिर पॉलेंस या एल्डरली पीपल्स में नॉर्मली जो यूजुअल इरिटेंट्स नहीं होते बट एल्डरली पीपल में वो ज़्यादा इफेक्ट कर जाते हैं, एज ए इरिटेंट वर्क करते हैं। वो इरिटेंट्स आगे करते हैं क्रॉनिक इन्फेक्शंस। उस क्रॉनिक इन्फेक्शन की वजह से तीन चेंज आते हैं। पहला, प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है वो डिमिनिश होंगे, वो सप्रेस होंगे। तो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म जब सप्रेस होंगे, जैसे कि आपको पता है कि जो पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसमें एपिथेलियम पे सीलिया प्रेजेंट है और म्यूकस है। अब वो म्यूकस इरिटेंट्स को ट्रैप करता है एंड देन सीलिया उस म्यूकस को टुवर्ड द ओरल कैविटी पुश करते हैं और फिर यहाँ से वो या तो एक्सक्रीट आउट हो जाता है या फिर इसोफेगस के थ्रू स्टमक में चला जाता है। अब ये जो इरिटेंट्स हैं, स्पेशली निकोटिन जो है वो सीलियास को पैरालाइज कर देता है। सीलिया भी डायनिन प्रोटीन, एक्टिन प्रोटीन के बने होते हैं। तो ये कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स होते हैं, इनकी पावर चली जाती है, इनकी एबिलिटी चली जाती है और ये पैरालाइज्ड हो जाते हैं। अब क्योंकि पैरालाइज्ड हो गए तो उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन और उसका रिमूवल, इनका कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा तो रिमूवल म्यूकस का नहीं होगा, यानी जो इरिटेंट्स उस म्यूकस में ट्रैप्ड है वो बाहर नहीं आएंगे और वो प्रॉब्लम को ज़्यादा बढ़ाएंगे। अब क्योंकि उनका एक्सक्रीशन नहीं हो रहा तो म्यूकस का सिक्रीशन ज़्यादा होगा, पहला पॉइंट। सेकंड चलते हैं, एल्वुलर मैक्रोफेजेस जो हैं उनका इनहिबिशन होगा। अच्छा, एंड थर्ड पार्ट इज इन्फ्लामेटरी एडिमा। इन्फ्लामेशन की वजह से एडिमा भी कॉज होगा पूरे जो ट्रैक्ट जो है उसके वॉल्स के अंदर। और ये तीनों चीजें मिलके क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्शन कराएंगी, यानी रेजिस्टेंस जो है पूरे ये पाथ का वो बढ़ा देंगे कंडक्टिव सिस्टम का। अच्छा, रेजिस्टेंस बढ़ा तो एक्सपिरेशन एयर, जो हवा बाहर गई वो कम, तो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी ज़्यादा, यानी ज़्यादा हवा लंग्स में रह रही है तो लंग्स होंगे ओवर स्ट्रेच। और जब लंग ओवर स्ट्रेच होंगे तो वो अकोमोडेट करने की कोशिश करेंगे बाकी एयर को, यानी जो एक्स्ट्रा एयर अंदर रह रही है रेजिडुअल वॉल्यूम उसको अकोमोडेट करने के लिए वॉल डिस्ट्रक्शन होगा। एंड दिस इज द मेन कल्प्रिट यू कैन से। वॉल डिस्ट्रक्शन में क्या हो रहा है देखिए। पहले एल्वुलाई का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे था, ये 5 एल्वुलाई बनी हुई थी। अब वॉल डिस्ट्रक्शन, इनके बीच की जो ये वॉल है उसका डिग्रेडेशन हो जाएगा और ये एक सिंगल बड़े एल्वुलस में कन्वर्ट हो जाएगा, देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो इसमें एकोमोडेशन जो है एयर का वो ज़्यादा होगा, डेफिनेटली आप साइज इसका बड़ा हुआ है, ज़्यादा एयर इसके अंदर आ पाएगी। बट इसकी वजह से कुछ और प्रॉब्लम्स होंगी जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो सरफेस एरिया है एक्सचेंज के लिए वो कम हो चुका है। सरफेस एरिया मतलब जहाँ पे मैंने पेन चलाया वो लेंथ जो है इंक की वो कम हो चुकी है, मतलब वो सरफेस एरिया जो पहले एक्सचेंज के लिए अवेलेबल था वो कम हो चुका है और इस तरह 50 to 80% वॉल डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। अच्छा, अब हम देखते हैं कि इन चेंजेस की वजह से जो यहाँ पे हुए हैं, यानी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्शन और वॉल डिस्ट्रक्शन, इसकी वजह से क्या चेंजेस आते हैं और एबनॉर्मलिटीज क्या डेवलप होती है फिजियोलॉजिकल जो हमें देखने को मिलेंगी। तो ऑब्स्ट्रक्शन, रेजिस्टेंस ज़्यादा तो वर्क ज़्यादा। ओके, दूसरी बात, रेजिस्टेंस ज़्यादा तो फोर्स जो एक्सपीरेशन के लिए चाहिए वो भी ज़्यादा, क्योंकि इस पर्सन को है एम्फाइसीमा और एम्फाइसीमा में जो इलास्टिक फाइबर्स का डिग्रेडेशन हो रहा है वो वॉल्स जो कंडक्टिव पाथवे है उसकी पेटेंसी को मेंटेन करने के लिए था। मतलब आप अगर ट्रैकिया को या फिर बाकी ब्रोंकाइस को पकड़ के देखेंगे तो वो अपने शेप में रहेंगे, सर्कुलर, उनका क्रॉस सेक्शन सर्कुलर रहेगा। बट क्रॉनिक एम्फाइसीमा में इनके अंदर से भी इलास्टिक ये जो प्रोटीन है उसका डिग्रेडेशन होगा और ये फिर बहुत ऐसे मतलब पिचकने वाले बन जाएंगे, वो इतने अपनी शेप में नहीं रह पाएंगे। ओके, तो थोड़ा सा जब फोर्स ऑफ एक्सपिरेशन हमने बढ़ाया, क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ा है, आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा एक्सपिरेशन के लिए, तो जैसे वो फोर्स लगेगा तो ये पाथवेज बंद हो जाएंगे, कंप्रेसेस द ब्रोंक्यूल्स। तो जब ब्रोंक्यूल बंद हो गए तो अब तो और ज़्यादा एंट्रेपमेंट होगा, यानी हमने ज़्यादा फोर्स लगाने की कोशिश की ताकि एयर को बाहर निकाल सके, उस चक्कर में हमने पाथवे ही बंद कर दिए, तो फिर और रेजिस्टेंस बढ़ेगा एंड देन वर्क और बढ़ेगा। अब दूसरी बात, क्योंकि वॉल का डिस्ट्रक्शन हो चुका है,
तो उसकी वजह से सरफेस एरिया कम, और जब सरफेस एरिया कम तो डिफ्यूजन कैपेसिटी भी कम, और डिफ्यूजन कैपेसिटी कम तो PO2 कम और PCO2 ज़्यादा, यानी हाइपोक्सिया जैसी कंडीशन हो जाएगी, हाइपरकैप्निया जैसी कंडीशन हो गई। तो इनकी वजह से भी फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स या सिम्टम या साइन हमको देखने को मिलेंगे। दूसरी बात जो इससे ज़्यादा खतरनाक लगती है कि इफेक्ट ऑन कैपिलरी भी होगा। अगर इलास्टिक फाइबर्स एल्वुलाई के जो इंटर एल्वुलर सेप्टा है, जिनको वॉल्स कह रहे हैं हम यहाँ पे, उनका डिग्रेडेशन कर रहे हैं, तो वो कैपिलरी पे भी इफेक्ट करेंगे, और वेस्कुलर रेजिस्टेंस जो है सिस्टम का, कैपिलरी बेड का जो रेजिस्टेंस है वो भी बढ़ेगा। एंड अगेन जब वेस्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन और राइट साइड हार्ट फेलियर, RSHF, राइट साइड हार्ट फेलियर भी होगा। ओके, अब कहीं पे तो ऑब्स्ट्रक्शन ज़्यादा है और कहीं पे कम है, तो उसकी वजह से जो वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो है वो भी डिस्टर्ब रहेगा, और फिजियोलॉजिकल शंट एंड फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस क्रिएट हो जाएगा। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट डिजीज न्यूमोनिया के बारे में। तो न्यूमोनिया का मतलब होता है एल्वुलाई, उसमें फ्लूइड और ब्लड सेल भरे हुए हैं। किस वजह से? बिकॉज ऑफ इन्फ्लामेशन। ठीक है, देखते हैं किस तरीके से बना है। सबसे पहले हुआ एल्वुलर इन्फेक्शन, फिर हुआ इन्फ्लेमेशन, तो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन जो थी वो इन्फ्लेम कर गई। ओके, देन अब इन्फ्लेमेशन की वजह से उसकी जो परमेबिलिटी थी वो बढ़ गई। ठीक है, और इस इंक्रीज परमेबिलिटी की वजह से आरबीसी और डब्ल्यूबीसी लीक आउट कर गए विद द फ्लूइड्स इन द एल्वुलाई। मतलब इतनी ज्यादा परमेबिलिटी बढ़ी कि आरबीसी भी लीक होके अंदर आ गए एल्वुलाई के। ओके, अच्छा, अब ये सब आरबीसी डब्ल्यूबीसी वहां पे है, तो उसकी वजह से सेलुलर वेस्ट क्रिएट होगा, सेलुलर डेब्रिस क्रिएट होगा, और वो सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज जो अवेलेबल है उसको कम करेगा। यानी जो जहां से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो रहा था, जो बेसिक फंक्शनेशन था रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन का, वो कम हो जाएगा। इस पर डायरेक्ट इफेक्ट भी आएगा इन्फ्लेमेशन का, और ये दोनों चीजें मिलके वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो को एबनॉर्मल कर देगी, प्लस माइनस, कहीं ज्यादा कहीं कम। एंड देन सेम चीज, ऑक्सीजन कम, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा, हाइपोक्सिया हाइपरकैप्निया जैसी प्रॉब्लम, और इसके बाद हमको फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। एक और बात कि एल्वुलर इन्फेक्शन सिर्फ एल्वुलाई तक सीमित नहीं रहेगा, ये धीरे धीरे आसपास के एल्वुलाइज में भी होगा, और फिर कई बार लोब्स तक पहुंच जाएगा, डिफरेंट लोब्स में भी होगा, और कई बार तो ये पूरा लंग कवर कर लेता है। ओके, तो ये इन्फेक्शन की इंटेंसिटी है। बेसिकली ये होता है न्यूमोनोकॉकस या जो कोकाई बैक्टीरिया है उनकी वजह से। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। खैर, अच्छा, एक और बात कर लेते कि भाई ब्लड सप्लाई पे क्या असर पड़ेगा। ये हम कंपैरेटिव स्टडी के लिए देख रहे हैं कि नॉर्मल लंग में तो 97% ऑक्सीजनेशन हो जाएगा, और जो अनएरेटेड है यानी जिसमें निमोनिया हो रखा है उसमें अराउंड 60% तक ऑक्सीजनेशन होगा। दोनों को एवरेज निकाला तो 78% ब्लड ऑक्सीजनेटेड है। ओके, जब दूसरी डिजीज देखेंगे तब कंपैरेटिवली देख लेंगे इस चीज को। नाउ एटेलेक्टेसिस, काफी जानी पहचानी फेमस बीमारी। एटेलेक्टेसिस का मतलब होता है कोलैप्स ऑफ एल्वुलाई, यानी एल्वुलाई बंद हो गए। कारण दो हैं, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, दूसरा लैक ऑफ सर्फेक्टेंट। एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन किस वजह से? या तो एक्सेस सिक्रेशन ऑफ म्यूकस की वजह से, या फिर कोई सॉलिड चीज जैसे कि ट्यूमर या फिर और कुछ स्वेलो हो गया तो उस केस में। अच्छा, अब किस तरह का मैकेनिज्म है वो देख लेते हैं कि जो एयर ब्लॉकेज से आगे है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, यानी टुवर्ड्स द एल्वुलाई है, वो एयर धीरे धीरे एब्जॉर्ब होगी, और कोलैप्सिंग ऑफ एल्वुलाई, यानी एल्वुलाई जो है कोलैप्स कर जाएंगी। बट अगर उसको कोई और प्रॉब्लम हुई और उसकी एल्वुलाई इतनी रिजिड थी कि वो कोलैप्स नहीं की, तो वहां पे होगा नेगेटिव प्रेशर डेवलप। डेफिनेटली प्रेशर तो यहाँ पे भी डेवलप होने वाला था, बट उसके चक्कर में वॉल्यूम चेंज हो गया, कोलैप्स हो गई एल्वुलाइज, तो उसका कोई और इफेक्ट नहीं आया। बट क्योंकि एल्वुलाइज में लेट्स से फिब्रोसिस है, तो वो कोलैप्स नहीं करेंगे, नेगेटिव प्रेशर बिल्डअप होगा, और वो फिर सक करेगा फ्लूइड को, कहाँ से? इंटरस्टिशियम और कैपिलरी बेड से, देन एडिमा हो जाएगा। ठीक है, तो वो एल्वुलाइज जिनमें ये ब्लॉकेज हुआ और एयर एब्जॉर्ब हो गई, वहां पे फ्लूइड इकट्ठा हो जाएगी, एंड दिस विल कॉज द मैसिव कोलैप्स ऑफ लंग्स। यूजुअली ये जो सेकंड वाली चीज है, ये पूरा लंग का जब इन्फेक्शन होता है तब ज्यादा देखने को मिलता है कि वहां पे रिजिडिटी ज्यादा होती है, तो पूरा का पूरा लंग ही कोलैप्स हो जाता है। और जब इस तरीके का कोलैप्स होगा तो वेस्कुलर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, यानी पूरे लंग से जब सिकुड़ रहे हैं तो वेस्कुलर रेजिस्टेंस तो बढ़ेगा, प्लस
हाइपोक्सिया की वजह से भी वासोकंस्ट्रिक्शन होगा। हाइपोक्सिया क्यों? क्योंकि एल्वेलाई के अंदर एयर नहीं आ रही, फ्रेश एयर नहीं आ रही, तो वहां पे हाइपोक्सिया, और देन वासोकंस्ट्रिक्शन उसकी वजह से भी होगा। ये दोनों चीजें मिला के बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस को, और उसकी वजह से परफ्यूजन कम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? सिर्फ 1/3 रह जाएगा परफ्यूजन। ओके, अब बाकी ब्लड का क्या हुआ? तो वो डाइवर्ट कर दिया जाएगा दूसरे लंग की तरफ जिसमें नॉर्मल एरेशन है। ठीक है, तो उस केस में हम देखते हैं कि 97% तो ब्लड ऑक्सीनेट होकर आ रहा है नॉर्मल लंग से, प्लस 60% ऑक्सीनेशन हो रहा है दिस एबनॉर्मल लंग में से। लेकिन क्योंकि इस एबनॉर्मल वाले में ब्लड कम जा रहा है, इस एबनॉर्मल वाले में ब्लड कम जा रहा है, सिर्फ 33% जा रहा है उसके खुद का, यानी टोटल का सिर्फ 1/6। पहले 1/2 1/2 जा रहा था, और अब 1/6 जा रहा है, उसमें 5/6 जा रहा है। तो वेटेड एवरेज के हिसाब से 91% ऑक्सीनेशन रहेगा। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो ये क्या था लास्ट वाला पोर्शन यहाँ के बाद? ये कंपनसेटरी रेस्पॉन्स था, यानी इसमें मैंने ये भी इंक्लूड कर दिया कि बॉडी किस तरह अपने आप को प्रिपेयर करेगा, हैंडल करेगा। अब बात कर लेते हैं एटलेक्टेसिस की, जिसका रीजन लैक ऑफ सर्फेक्टेंट है। इसके बारे में हमने पहले पढ़ा है, थोड़ा सा जस्ट देख लेते हैं ओवरव्यू। ये इस वजह से होता है कि जब सर्फेक्टेंट नहीं होगा तो जो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन है, एल्वेलाई सरफेस है, उस पे सरफेस टेंशन बढ़ेगा। सरफेस टेंशन बढ़ने की वजह से वो कोलैप्स कर जाएंगी, मतलब प्रेशर डेवलप होगा, नेगेटिव प्रेशर, देन वो कोलैप्स हो जाएंगी। यूजुअली देखने को मिलता है हाइलाइन मेम्ब्रेन डिजीज के अंदर, जो कि एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, और इसमें डेथ ड्यू टू द सफोकेशन डेफिनेटली, जब ये यूजुअली एक्चुअली प्रीमेच्योर बेबीज में होती है, तो प्रीमेच्योर बेबीज में सफोकेशन हो जाएगा, उनके एल्वेलाइज कोलैप्स कर जाएंगे, क्योंकि उनमें सर्फेक्टेंट का अभी इतना प्रोडक्शन हुआ नहीं है। ओके, ये सारी जानकारी थी एटलेक्टेसिस के बारे में। अब बात करते हैं अस्थमा के बारे में। तो अस्थमा क्या होता है? स्पाज्म ऑफ ब्रोंक्युलर स्मूथ मसल्स। ब्रोंकाइज में जो स्मूथ मसल है उनमें स्पाज्मेटिक कॉन्ट्रैक्शन होता है। रीजन एलर्जिक या कॉन्ट्रेक्टाइल हाइपरसेंसिटिविटी। एलर्जेंस जैसे कि पॉलन्स या नॉन एलर्जिक इरिटेंट्स कई बार ओल्डर पीपल्स में। ओके, मैकेनिज्म, आईजी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। अब आईजी मास्ट सेल पे जाके बाइंड करती है, और जब कोई इरिटेंट जो है आईजी से बाइंड करेगा तो मास्ट सेल को एक्टिवेट करेगी और एक्सोसाइटोसिस कराएगी हिस्टामिन का, ब्रेडिकाइनिन, ल्यूकोट्राइन शेक, जो कि होता है स्लो रिएक्टिव सब्सटेंस ऑफ एनाफाइलैक्सिस, मतलब ये ल्यूकोट्राइंस का एक मिल्क शेक होता है। एंड फोर्थ, इयोसिनोफिलिक कीमोटैक्टिक फैक्टर, यानी जो इयोसिनोफिल्स को अट्रैक्ट करेगा। अब इन सारे सब्सटेंसेस की वजह से इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स क्रिएट होगा, उसमें होगा एडिमा, म्यूकस का हाइपर सिक्रीशन और स्मूथ मसल्स का स्पाज्म। ये तीनों चीजें मिलके एयरवे का रेजिस्टेंस बढ़ाएंगी। अब रेजिस्टेंस तो बढ़ा दिया, लेकिन इंस्पिरेशन से ज्यादा प्रॉब्लम आएगी एक्सपीरेशन में, और जब एक्सपीरेशन में प्रॉब्लम आएगी तो मैक्सिमम एक्सपीरेटरी रेट, यानी मैक्सिमम किस रेट से एक्सपीरेशन के वक्त एयर बाहर जा रही है वो भी डिक्रीज होगी, और टाइम्ड एक्सपीरेटरी वॉल्यूम, फर्स्ट सेकेंड में कितना वॉल्यूम कम हो जाता है, टाइडल वॉल्यूम का एक्सपायर हो जाता है, वो भी कम होगा, यानी डिस्निया की प्रॉब्लम। ओके, जब एयर अंदर रहेगी तो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी और रेजिडुअल वॉल्यूम भी बढ़ेंगे, और ये बैरल चेस्ट क्रिएट करेंगे। अभी बैरल चेस्ट डेवलप होने का रीजन ये है कि जो एक्सपिरेटरी मसल्स है उनका वर्क भी बढ़ गया है, वो भी ज्यादा काम करे, यानी हर एक्सपिरेशन ही फोर्सफुल एक्सपिरेशन होता है, एंड लंग्स का जो ओवरऑल साइज है वो भी बढ़ गया, तो उसकी वजह से बैरल चेस्ट अपीयर हो रहा है। ये बात हो गई अस्थमा की। अब बात करते हैं ट्यूबरकुलोसिस के बारे में। तो ट्यूबरकुलोसिस क्या है? फॉर्मेशन ऑफ ट्यूबरकल्स, ट्यूबरकल्स का फॉर्मेशन। क्यों? दिस इज द वॉलिंग ऑफ द लीजन। वॉलिंग ऑफ मीन्स दीवार खड़ी करना चारों तरफ लीजन के, क्योंकि इन्फेक्शन हो गया है ट्यूबरकुलाई बेसिलाई का, और उसके आसपास आ गई है मैक्रोफेजेस, तो ये बहुत ज्यादा टिश्यू डिस्ट्रक्शन कर रही है, इसलिए ये लीजन में इंक्लूडेड है, और इस लीजन को ये एनक्लोज कर रहा है। तब कौन कर रहा है? फाइब्रस टिश्यू, और तब बन रहे हैं ट्यूबरकल्स। ओके, नाउ ये फाइब्रस टिश्यू जो एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म के थ्रू आ रहा है, तो 97% पीपल्स में तो ये नॉर्मली काम कर जाता है और ट्यूबरकल्स फॉर्म हो जाते हैं, बट 3% में ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म विदाउट ट्रीटमेंट काम नहीं करता है, तो होता है डिस्ट्रक्शन ऑफ लंग टिश्यू एंड फॉर्मेशन ऑफ लार्ज एब्सिस कैविटीज, यानी बहुत बड़ी बड़ी कैविटीज बन जाती है जिनके अंदर फ्लूइड भरा होता है, और पूरा ये टिश्यू डेब्रिस लीजन का मटेरियल होता है। इसकी वजह से क्या होगा? वर्क बढ़ेगा डेफिनेटली, क्योंकि टिश्यू डिस्ट्रक्शन है।
वाइटल कैपेसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि लंग का कुछ पोर्शन तो फालतू पड़ा है, स्टोर रूम बन गया वो वेस्ट के लिए। और रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया कम होगा, प्लस थिकनिंग भी होगी। तो इन सारी चीज़ों से डिस्टर्ब होगा वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो, और फिर PCO2 और PO2 के साथ क्या करना हो आपको पता। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज प्लूरल इफ्यूजन। प्लूरल फ्लूइड का एक्यूमुलेशन, रीजन या तो प्रोडक्शन ज़्यादा है, फिर एब्जॉर्प्शन या रिमूवल कम है। ठीक है। कॉजेज निमोनिया, मैलिग्नेंसी, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर या पल्मोनरी एम्बोलिज्म। लॉजिक कुछ के सुन लीजिए। मैलिग्नेंसी में जैसे जो कैंसरस सेल्स होते हैं मेटास्टेटिस जो कर रहे हैं वो लिम्फेटिक्स को ब्लॉक कर देते हैं, या फिर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है। नाउ सिम्टम्स की बात करें, जब किसी के प्लूरल कैविटी में फ्लूइड ज़्यादा है तो वो लंग को कंप्रेस करेगा, और जब इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन होगी तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, यानी डिस्निया। जब ज़्यादा फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाएगा तो वो आजू बाजू के स्ट्रक्चर्स को कंप्रेस करेगा, यानी चेस्ट पेन भी होगा। या फिर जो अंडरलाइन डिजीजेज हैं, ये 4-5 हैं, निमोनिया, मैलिग्नेंसी एटसेट्रा, इनकी वजह से भी कुछ सिम्टम्स आ सकते हैं, जैसे फीवर या हिमोटाइसिस। नेक्स्ट प्रॉब्लम है साइनोसिस यानी ब्लूनेस। रीजन डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन इज मोर देन 5 ग्राम पर 100 ml ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन जो होता है वो साइनोसिस क्रिएट करता है, क्योंकि वो ब्लू कलर क्रिएट करता है। ओके। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट बातें यह है कि अगर आरबीसी का नंबर ज़्यादा होता है तो साइनोसिस दिखने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एनीमिया के केस में कभी साइनोसिस नहीं आता। क्यों? क्योंकि इतना हीमोग्लोबिन बॉडी के पास होता ही नहीं है कि वो 5 ग्राम को डीऑक्सीजनेटेड अफोर्ड कर पाए। और पॉलीसाइथीमिया वेरा जो है, इसमें नॉर्मल केसेस है, नॉर्मल मेटाबॉलिक कंडीशंस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी इतना हीमोग्लोबिन होता है कि 5 ग्राम तो डीऑक्सीजनेट पड़ा रहता है। ठीक है। तो ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन का इसके साथ कोई लेना देना नहीं है, वो पेलर की बात होती है जो हम क्लिनिकल में पढ़ते हैं। ये सिर्फ साइनोसिस के बारे में है, और ये बात करता है डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन की। ओके। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। नाउ नेक्स्ट इज डिस्निया। डिस्निया क्या होता है? एयर हंगर, हवा की भूख। इसमें रीजन गैसेस का अप डाउन, जैसे PO2 कम, PCO2 ज़्यादा, या फिर रेजिस्टेंस बढ़ गया तो वर्क बढ़ गया, उसकी वजह से भी डिस्निया अपेयर हो सकता है। या कई बार स्टेट ऑफ माइंड की वजह से भी हो जाता है। कैसे? इसको बोलते हैं न्यूरोजेनिक या इमोशनल डिस्निया। कैसे? कि अगर मैं वॉलेंटरीली थिंक करने लग जाऊं रेस्पिरेशन के बारे में, तो मुझे ब्रीथिंग अनकंफर्टेबल लगता है। हम सबको ऐसा लगता है। ठीक है। जब हम वॉलेंटरीली अगर ब्रीथिंग, आप खुद अपनी ब्रीथिंग को ऑब्जर्व कीजिए वीडियो सुनते सुनते, तो आपको लगेगा कि नहीं, कुछ अनकंफर्टेबल सा लगेगा। वही न्यूरोलॉजिकल है। इसमें डेप्थ चेंज हो जाती है। जब हम वॉलेंटरीली ब्रीथ करते हैं, अपनी ब्रीथिंग को एक तरीके से रिकॉल करने की कोशिश करते हैं, तो डेप्थ इंक्रीज हो जाती है उसकी। और कई बार फियर ऑफ स्मॉल एंड क्राउडेड स्पेसेस, यानी छोटी जगह या जहाँ पे बहुत भीड़ भाड़ होती है, जहाँ पे हमें सफोकेटेड सा फील होता है, उस जगह के फियर की वजह से भी हम डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन इंक्रीज कर देते हैं वॉलेंटरीली, जो हमारा ब्रेन करता है एक तरीके से। इस फियर को क्या कहते हैं आपको पता है? क्लॉस्ट्रोफोबिया। ठीक है। तो फियर ऑफ स्मॉल एंड क्राउडेड स्पेसेस, छोटी जगहों का, या जहाँ पे जैसे किसी को बोल दिया जाए कि आपको एक टनल या पाइप में से जाना है, कंजेस्टेड रूम में बैठा दिया जाए, तो इस तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट इज स्लीप एपनिया। स्लीप एपनिया नॉर्मल केस है? जी बिल्कुल। सोते सोते कई बार सांस नहीं आता। बट ये एबनॉर्मल कब हो जाता है? जब इसकी ड्यूरेशन एंड फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए, यानी ड्यूरेशन मोर देन 10 सेकेंड्स तक हो जाए, यानी 10 सेकेंड तक सांस नहीं आ रहा, तो इसका प्रॉब्लम मान सकता है। या फिर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो, यानी 300 to 500 टाइम्स ए नाइट ये प्रॉब्लम क्रिएट हो, तब आपको चिंता करने की जरूरत है। रीजन 2 है ऑब्स्ट्रक्टिव और सेंट्रल। देखते हैं। तो डायग्राम को देख के या स्केच पिच को देख के डरे ना, बहुत इजी है। अगर आप जागते हुए हैं तो मसल टोन अच्छी खासी रहती है, तो फेरिंग्स ओपन रहता है। बट जब हम सोते हैं तो मसल्स रिलैक्स करती है, तो फेरिंग्स क्लोज नहीं होता, अभी भी ओपन रहता है। ठीक है। बट कुछ लोगों का फेरिंग्स बाय बर्थ या यू कैन से किसी रीजन की वजह से छोटा होता है। ठीक है साहब। छोटा है तो क्या है, जागते हुए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जैसे ही वो सोते हैं उनका फेरिंग्स पूरी तरीके से क्लोज हो जाता है। ठीक है। क्योंकि मसल्स थोड़ा सा रिलैक्स करते हो तो भी क्लोजर हो जाता है। देन एपनिया। ठीक है। रीजन हमें पता है, PO2 कम, PCO2 ज्यादा, तो ब्रेन कहेगा भाई ये क्या हो रहा है। तो लाउड स्नॉट्स या स्नोरिंग के साथ में ब्रीथिंग स्टार्ट होता है।
मतलब नॉर्मल सांस ले रहा था, जैसे क्लोजर हुआ, एपनिया की कंडीशन आई, देन अचानक से वो खराटे के साथ सांस लेना शुरू करता है कि ब्रेन बहुत स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस भेजता है, तो इस बार तो पैसेज ओपन हो जाता है। देन थोड़ी देर तक लेबर्ड ब्रीथिंग चलती है, काफ़ी डीप ब्रीथिंग चलती है ताकि सारा ब्लड ऑक्सीनेट हो। एंड देन जैसे PO2 PCO2 नॉर्मल होता है, जो वेंटिलेटरी ड्राइव है वो नॉर्मल स्टेब्लिश होती है, ज़्यादा एक्सिग्रेटेड नहीं होती, तो अगेन पैसेज क्लोज एंड एपनिया हो जाता है। ये साइकिल पूरी रात चलता रहता है। ओके, फेरिंग्स छोटा होने की रीजन, एज, ओबेसिटी, साइज ज़्यादा होना, किसका, टंग टॉन्सिल का, यानी टंग या टॉन्सिल कई बार बड़े होने तो वो फेरिंग्स को एक तरीके से कंजेस्टेड कर देंगे, कंप्रेस कर देंगे, या फिर नेजल ऑब्स्ट्रक्शन है कोई, ओके, या फिर पैलेट में कोई एबनॉर्मलिटीज है तो उसकी वजह से भी रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम आ सकती है, फेरिंग्स का पैसेज नैरो हो सकता है। ट्रीटमेंट कुछ के हैं कुछ के नहीं है, सर्जरी और CPAP यानी प्रेशराइज्ड ब्रीथिंग एक टाइप का ट्रीटमेंट है कुछ चीज़ों में, कई केसेस में ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। नाउ न्यूरल ड्राइव, जिसको हम यहाँ पे देख के बोलते हैं सेंट्रल वाला, तो न्यूरल ड्राइव क्या कहता है कि टाइडल वॉल्यूम कम है जब जगे हुए हैं, बट जब हम सोते हैं तो टाइडल वॉल्यूम बहुत कम चला जाता है, और जब वॉलेंट्रीली करता है तब टाइडल वॉल्यूम ओके ओके रहता है। रीजन, या तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में कोई प्रॉब्लम है, या रेस्पिरेटरी सेंटर ही डिमिनिश्ड या डिप्राइव्ड है, यानी जो वेंटिलेटरी ड्राइव क्रिएट हो रही है DRG में, डॉर्सल रूट गैंग्लिया नहीं, डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन फॉर रेस्पिरेशन में ड्राइव ही कम है, तो जैसे हम सोते हैं थोड़ा सा ध्यान डाइवर्ट होता है या वॉलेंट्री कंट्रोल हटता है, वैसे ही रेस्पिरेटरी सेंटर बंद हो जाता है। मैकेनिज्म सेम रहेगा पैसेज वाला, और ये एपनिया वाला, ये वाला जो एपनिया मैकेनिज्म है पूरी रात वैसे ही करता रहेगा। कभी सांस आएगा, फिर PO2 CO2 जब नॉर्मल तो बंद, फिर वापस जब वो बढ़ेंगे तब लाउड स्नोट्स के साथ स्टार्ट लेबर्ड ब्रीथिंग, एंड देन अगेन नॉर्मल आती एपनिया। ऐसे पर्सन को सेडेटिव या नार्कोटिक्स नहीं देने चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। ज़्यादा गहरी नींद में सोना ही नहीं चाहिए, ज़्यादा गहरी नींद में सोया तो रेस्पिरेटरी सेंटर डिप्रेस हो जाएगा, प्रॉब्लम क्रिएट होगी। रेस्टलेसनेस भी इसको डे टाइम में रहेगी क्योंकि रात को अच्छे से नहीं सो पा रहा, ठीक है, तो डे टाइम ड्राउजीनेस रहेगी, और सिंपैथेटिक डिस्चार्ज बढ़ावा रहेगा क्योंकि नींद पूरी नहीं हो पा रही है। इंसोम्निया जैसी प्रॉब्लम है तो BP और कार्डियोवास्कुलर डिजीज लेटर लाइफ में हो सकती है। ये पॉइंट कॉमन है पूरे स्लीप एपनिया के लिए क्योंकि रात को उसकी नींद अच्छे से पूरी नहीं हो रही। नाउ टैंक रेस्पिरेटर और हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी के बारे में कुछ बातें सुन लीजिए। टैंक रेस्पिरेटर में कुछ नहीं होता, एक सिलेंडर होता है, उसमें आपको लेटा देंगे, ऊपर तो नेक के साइड से फ्लेक्सिबल कॉलर के थ्रू पूरा एयरटाइट, और नीचे डायफ्राम होता है, वो लेदर डायफ्राम इन एंड आउट जाता है सिलेंडर में, आपको सुपाइन पोजीशन में लेटाएंगे। अब वो अंदर बाहर जैसे जैसे होता है अपने डायफ्राम की तरह, तो जैसे ह्यूमन बींग्स में डायफ्राम होता है उसी तरीके से वो जब अप डाउन होता है तो अंदर प्रेशर बिल्ट होता है, रिलीज होता है, और उसके थ्रू रेस्पिरेशन काम करता है। ये पुरानी टेक्नोलॉजी है और आजकल तो वेंटिलेटर वगैरह काफ़ी आ गए। नेक्स्ट इज हाइपरबैरिक थेरेपी। ये क्या है? हाइपर यानी प्रेशर ज़्यादा, बैरिक प्रेशर, ऑक्सीजन थेरेपी। यूजुअली हम जानते हैं कि ज़्यादा ऑक्सीजन बॉडी के लिए डेंजरस होती है। हम एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में बहुत पढ़ते हैं बायोकेमिस्ट्री में, ऑक्सीजन रेडिकल्स बहुत खतरनाक होते हैं, बट कुछ डिजीजेस के अंदर हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी बहुत काम आती है, जैसे कि ऑस्टियोमाइलिटिस, गैस गैंग्रीन, और भी कई प्रॉब्लम्स है। उनमें हमें रिक्वायरमेंट होती है कि हमें ऑक्सीजन रेडिकल्स मिले, क्योंकि जो अंडरलाइंग कॉज होता है, जो बेसिकली तो ये जो पैथोजेनिक डिजीज होती है बैक्टीरिया वगैरह से, तो कुछ ऑक्सीजन के लिए बहुत सेंसिटिव होता है, तो जैसे बॉडी में ऑक्सीजन ज़्यादा होती है हमें रिलीफ मिल जाती है उस मेन प्रॉब्लम से। तो थोड़े बहुत ऑक्सीजन रेडिकल्स के को हम अफोर्ड कर सकते हैं अगर हमारा मेन प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो ये हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी कुछ नहीं होती, ज़्यादा प्रेशर के साथ ऑक्सीजन देते हैं ताकि ऑक्सीजन रेडिकल्स बने और कुछ बीमारियां रिजॉल्व हो जाए। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ से लाइक कीजिएगा और ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपका कोई सजेशन डाउट हो तो प्लीज़ हमें कमेंट्स में बताएं। थैंक यू।